गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। ये हमारे कुछ नोट्स हैं, लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये करंट अफेयर है, अप्रैल 2020 तक का पूरा कंप्लीट है, ले सकते हैं आप। व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं 9522565785, इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी भी कर सकते हैं। ये कुछ पुराना कंटेंट है, 2017 से लेके पूरा करंट अफेयर जो है 2018-2019 तक का अवेलेबल है। अगर लेना चाहें ले सकते हैं। कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है उज्जैन। इसके अलावा एक और प्रश्न था कि गुजरात का गुर्जरी महल किसने बनवाया था, तो ये राजा मानसिंह तोमर थे जिन्होंने ये महल बनवाया था। अपनी प्रेमिका थी इनकी मृगनयनी, ठीक है, उनकी याद में इसको इन्होंने बनवाया था। देखिए ये जो सबसे अच्छा कमेंट किया है दीक्षा शुक्ला ने किया हुआ है, ठीक है। और ये पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश के उज्जैन में थी। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। सम्राट विक्रमादित्य गर्दभिल्ल वंश के शासक थे, ठीक है। इनके पिता का जो नाम है वो था गर्दभिल्ल, इन्हीं के नाम पर इनका जो वंश है वो चला था। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, ठीक है, और उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 14 भारतीय राजा थे जिन्हें उपाधि दी गई थी। यूपीपीसीएस में एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है इस प्रकार का, ठीक है। तो शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रम संवत भी चलाया था, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। एक और जो प्रश्न था, ग्वालियर का गुर्जरी महल जो है वो तोमर वंश के जो राजा थे मानसिंह तोमर, इन्होंने अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए बनवाया था 1486 से 1516 ईस्वी के बीच में, ठीक है। इस महल का जो भीतरी भाग है उसमें पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना करी गई थी सन 1920 में एम भी गर्दे के द्वारा, और 1922 में इसको दर्शकों के लिए खोला गया था। तो ये बहुत अच्छा आंसर इन्होंने इसमें किया हुआ है, इससे काफ़ी नॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके बारे एक और चीज़ अगर हम देखें कि उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो अवंतिका था। देखिए 2 महाजनपद थे मध्य प्रदेश में, जिनमें से एक बुंदेलखंड वाला जो एरिया था उसको चेदी महाजनपद कहा जाता था, दूसरा था अवंती महाजनपद, ठीक है। अवंती या अवंतिका जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, उस समय उज्जैनी इसको कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर 12 वर्षों में एक बार समस्त मेले का भी आयोजन किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपनी जो राजधानी है वो उज्जैन ही बनाई थी। महाकाल की नगरी के नाम से या मंदिरों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भर्तहरि की गुफाएं हैं, यहाँ पर महाकाल मंदिर है जो एकमात्र दक्षिण मुखी, ठीक है, ये ध्यान रखिए, दक्षिण मुखी एकमात्र शिवलिंग जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और संदीपनी आश्रम है, जंतर मंतर, काल भैरव मंदिर, चंपा की बावड़ी, ये सारी चीजें हैं। टेपा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। हालांकि इंदौर जो है यहाँ पर भी सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी भी यहाँ पास से ही गुजरती है उज्जैन जिले से, ठीक है। शिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मेघदूत जो है इसकी रचना कालिदास ने उज्जैनी का मतलब उज्जैनी का वर्णन इसमें किया है मेघदूत में। इनकी जो जन्मस्थली है कालिदास की उज्जैन ही थी। हालांकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ हम लोग को श्योर नहीं है जो इतिहासकार हैं कि इनकी जन्मस्थली यहीं पर थी, ठीक है। और शरद जोशी बराहमहर, इनका जन्म भी यहीं पर हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी जो है इसके बारे में, बाकी आप लोग कमेंट्स जरूर पढ़ लिया करें, तो कमेंट से आपको काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाया करेंगी। अगला जो प्रश्न है आज का हमारा, वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की है? ये 4 ऑप्शन है, एक कमेंट करके आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कमेंट 2 प्रश्न जो है कमेंट करके आपको बताने हैं। ये गाइस एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल, इसके अलावा बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी आप उनकी अवेलेबल हैं, अगर लेना चाहें ले सकते हैं। करंट अफेयर, एमपीजी के, साइंस, ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, चलिए बताएं कि इसकी स्थापना कब की गई थी? इसके सहयोग से कहाँ 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? देखिए BHEL के सहयोग से ये जो 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करा गया है बीना में, जो आपका सागर जिले में
आता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने करंट अफेयर में इसको बताया था, ये अभी इसका कार्य जो है वो पूरा हो गया है, 10 से 15 दिनों में रेडी हो जाएगा, मतलब जो उत्पादन है बिजली का वो करने लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने मुझे याद है एग्जैक्ट महीना तो याद नहीं है किस महीने में बताया था मैंने, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए, सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, और इस परियोजना में रेलवे का जो ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम होता है, इसको सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी जो होता है उसको सिंगल फेज ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए एक अभिनव तकनीक को इसमें अपनाया गया है। जो तकनीक है, इसी तकनीक के माध्यम से ये काम किया जा रहा है, मतलब ये तकनीक है उसकी, और इसको बिना ट्रैक्शन सब स्टेशन के पास स्थापित किया गया है। 25 kV की ओवरहेड लाइन से जोड़कर ट्रेन चलाने की इस योजना है, और ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से ट्रेनें चलाई जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर यह सालाना लगभग 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, और रेलवे के लिए हर साल लगभग 1.37 करोड़ रुपए की ये बचत करेगा। ठीक है, साथ ही बिजली की बचत होने के साथ साथ पर्यावरण की भी बचत इससे, मतलब पर्यावरण भी सुरक्षित इससे रहेगा। और ये जो परियोजना है ये BHEL द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, जिसको कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CSR, ठीक है, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में, इसके तहत इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगा देने के बाद निम्न में से किसने टिकटॉक के साथ काम न करने का फैसला किया है? देखिए, भारत में आपको पता है टिकटॉक और ये 59 चाइनीज ऐप जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। तो इसमें जो IIM इंदौर है, IIM इंदौर ने ये फैसला किया है कि वो अब टिकटॉक के साथ काम नहीं करेगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए, मैंने ये भी बताया था जनवरी में कि जो IIM इंदौर है वो टिकटॉक के साथ उसने एक MOU साइन किया था। ठीक है, ये MOU था, इसके जो कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, उनके शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, टिकटॉक पे वायरल करने के लिए। ठीक है, अब ये टिकटॉक के साथ काम नहीं करेगा और ये कोई और ऑप्शन अब ढूंढना इसने शुरू कर दिया IIM इंदौर ने। ठीक है, और इनके बीच में जनवरी 2020 में ही समझौता हुआ था, तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। दोनों संस्थान मिलकर शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने वाले शॉर्ट वीडियो संदेश तैयार करने वाले थे। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के सालाना सम्मेलन के मौके पर टिकटॉक फॉर गुड इंडिया की जो प्रमुख हैं शुभी चतुर्वेदी और IIM इंदौर के जो निदेशक हैं प्रोफेसर हिमांशु रॉय, इनके बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में अब तक कितने मेगावाट क्षमता के सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 मेगावाट के सोलर रूफ यानी कि छत पे यहाँ पर बात कर रहे हैं, रूफ टॉप। ठीक है, तो ये सोलर से एनर्जी जनरेट करना शुरू करा गया था। कमलनाथ काफ़ी काम भी इस पर कर रहे थे। ठीक है, हालांकि अब तो सरकार नहीं रही है। 30 मेगावाट क्षमता के ये स्थापित करे जा चुके हैं। इसमें प्रदेश के जो 700 शासकीय भवन हैं उस पर करीब 50 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप लगाना प्रस्तावित है। ठीक है, यानी कि 50 मेगावाट क्षमता ये कर दी जाएगी। अभी 20 मेगावाट क्षमता अभी होनी है। और इनसे जो बिजली की दरें हैं, ठीक है, इन संयंत्रों से जो बिजली की दरें हैं वो ₹1.38 प्रति यूनिट प्राप्त हो रही है। ठीक है, और इससे औद्योगिक विकास के लिए सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल के निकट मंडीदीप में, जो कि रायसेन जिले में आता है, इसमें 400 औद्योगिक इकाइयों के लिए 32 मेगावाट क्षमता की सोलर रूफटॉप परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। आपको पता है मंडीदीप में ये जो प्रयोग है सबसे पहले स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के द्वारा, मैंने आपको इसको बताया था। अगला है हमारा नोवल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का जो संक्रमण है, उसके संक्रमण काल में आम जन को फीवर क्लिनिक, उपचार केंद्र, सैंपल संग्रह केंद्र आदि की जो जानकारी है वो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सार्थक लाइट एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो सारी जानकारियां हैं ये सार्थक लाइट मोबाइल ऐप पर दी जा रही हैं, और कोई भी व्यक्ति प्ले स्टोर से जाके इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। स्वयं को और दूसरों को बुखार, खांसी, कफ आदि के लक्षणों की जानकारी इसके थ्रू दी जा सकती है। आपको ये याद रखना है, सार्थक ऐप सार्थक लाइट ऐप है। एक्चुअल में एक सार्थक ऐप अलग है, एक सार्थक लाइट ऐप अलग है। एक और चीज आप जान लो, मध्य प्रदेश के जो स्कूली विद्यार्थी हैं वो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेंगे, और वैश्विक स्तर पर यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होने वाले प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिए, प्रोग्राम
फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, पीसा टेस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, पीसा। ठीक है, और इसमें जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं वो वर्ष 2024 में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पीसा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट टेस्ट, पीसा। ठीक है, तो 2024 दूसरा चीज आपको यहां पर याद रखना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पथ विक्रेता योजना 2020 के तहत पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कितने वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश पथ विक्रेता योजना 2020 मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लागू कर रही है, और इसी के तहत जो विक्रेताओं का सर्वेक्षण है वो किया जाना है। ठीक है, और इसमें विक्रेताओं का जो सर्वेक्षण है वो हर 3 वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा। ठीक है, मतलब 3 वर्ष में एक बार उनका सर्वेक्षण किया जाएगा, और जो पथ व्यवसायी हैं उनको पोर्टल के माध्यम से पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और नगरीय क्षेत्र के भीतर आवेदक को केवल एक विक्रय स्थल की अनुमति मिलेगी। मतलब एक से ज्यादा जगह पर, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी जाके बैठ जाए, एक उसको जगह फिक्स मिल जाएगी और बार बार का ये रट्टा खत्म हो जाएगा उसका। ये जो विक्रय प्रमाण पत्र है ये 5 वर्ष के लिए वैध होगा। देखिए, अभी जनरली मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि कुछ पुलिस वाले होते हैं या नगर निगम के जो छोटे कर्मचारी होते हैं वो उन लोगों को परेशान करते हैं, रिश्वत लेते हैं उनसे। मैंने कई बार ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं, सुनी है। ठीक है, तो इसका एक सबसे बड़ा यही फायदा होने वाला है कि इनका एक जो अमाउंट है वो एक अमाउंट रिश्वत देने में जो हर माह खर्च होता है वो अब नहीं होगा। इसका अगले 3 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाएगा, 5 वर्ष के लिए वैध होगा, और विक्रय शुल्क में प्रति वर्ष न्यूनतम 5% की वृद्धि भी की जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पथ विक्रेता योजना 2020 के तहत ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। अच्छा, अभी ये जो है ये शहर के लिए मध्य प्रदेश सरकार शुरू कर रही है, लेकिन हो सकता है आगे ये ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां के लिए भी सरकार कर सकती है। ठीक है, अगर होती है तो फिर मैं आपको इसको आगे बताऊंगा। इसमें एक और चीज है, इसमें 4 प्रकार के जो बाजार हैं वो निर्धारित करे गए हैं। इनमें से एक उत्सव बाजार है। उत्सव एक ऐसा बाजार है जहां विक्रेता और क्रेता जो हैं वो परंपरागत रूप से त्योहारों के दौरान उत्पादों या सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे कहीं कुछ होता है, मेला लगता है या कोई त्योहार होता है, कोई उत्सव होता है। ठीक है, तो वहां पर जो बाजार लगेगा वो उत्सव बाजार की श्रेणी में आएगा। विरासत बाजार ऐसा बाजार जहां क्रेता और विक्रेता पारंपरिक रूप से उत्पादों और सेवाओं के लिए एकत्रित होते हैं और जो वर्ष 50 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर लग रहा हो, इसलिए देखिए विरासत आ जाएगा आपका। ये तो 50 वर्ष यहां पर ध्यान रखना है। प्राकृतिक बाजार जो है ये नगर विक्रय समिति की अनुशंसा पर शुरू किया गया ऐसा बाजार है जहां क्रेता विक्रेता परंपरागत रूप से एकत्रित होते हैं। इसके अलावा एक है रात्रि बाजार, ऐसा बाजार जहां क्रेता विक्रेता रात में उत्पादों और सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए एकत्रित होते हैं। तो ये 4 प्रकार के बाजार जो हैं निर्धारित इसमें करे गए हैं और उन्हीं के हिसाब से पथ विक्रेताओं को इनमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि कब कौन लगाना चाहता है। तो गाइस, ये पूरा था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।